हाँ हो गए, कितना 8 लोग हो गए हैं। ठीक, तो अब नेक्स्ट है आपका, हम डाइंग के बारे में बात कर रहे थे। तो कंपेटिबिलिटी ऑफ डाई क्या होता है? तो डाई का कंपेटिबिलिटी वो है कि जब एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ टू डाइज, मतलब दो कई बार क्या है कि हम एक शेड बनाने के लिए दो अलग अलग कलर लेते हैं ना डाइंग में, कि दो अलग अलग डाई लेके और उसका एक शेड बनाते हैं। तो हमें वो डाइंग करने से पहले डाई का कंपेटिबिलिटी चेक करना होता है कि वो जो हम दो एक शेड बनाने के लिए दो अलग अलग रेशो में अलग डाइज ले रहे हैं, उनका कंपेटिबिलिटी क्या है। तो वो क्या होता है कि रेशो ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ टू डाइज शुड बी सेम। तो इसका मतलब ये है कि मान लो, अब वो क्यों होना चाहिए, उसकी वजह से, उसके पीछे रीजन क्या है कि मान लो आपको शेड बनाना है ऑरेंज, ठीक है। हालांकि ऑरेंज तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑरेंज आपको रेडीमेड शेड मिलता है जिसमें आपको दो अलग अलग बना मिक्स करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो ऑरेंज बनाना है तो हम उसमें रेड और कलर मिक्स करते हैं ना, रेड एंड येलो, रेड और येलो को मिक्स करके ऑरेंज बनाया जा सकता है कलर, ठीक। तो रेड और येलो को मिक्स करके ऑरेंज बनाया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे शेड ऐसे होते हैं जिसमें आपको कंपलसरी होता है कि आपको दो डाइज मिक्स करनी है, क्योंकि वो सिंगल शेड मिलता नहीं है। तो क्या जब मान लो आप ऑरेंज शेड बना रहे हो तो आप कलर मिक्स कर रहे हो रेड और येलो, लेकिन एब्जॉर्प्शन रेट रेड का ज्यादा है और येलो का कम है। तो क्या होगा, वो कलर ऑरेंज परफेक्ट ऑरेंज ना होके वो रेडिश टोन में ज्यादा आएगा। तो अगर आपको शेड मैच जो हमें करना था एग्जैक्टली शेड मैच, वो नहीं होगा। तो इसलिए आपका जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है दोनों डाइज का, दोनों अलग अलग डाइज का, वो सेम होना चाहिए। कि जो सेम डाई एब्जॉर्ब करेंगे तो आप जो टोन या जो शेड चाहते हो वही आएगा फैब्रिक। और कलर फास्टनेस प्रॉपर्टी जो है वो भी आपकी ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। कंपेटिबिलिटी ऑफ डाई का मतलब है ये, मेन है आपका एब्जॉर्प्शन रेट और फास्टनेस प्रॉपर्टी शुड बी इक्वल। अगर फास्टनेस प्रॉपर्टी इक्वल नहीं हुआ तो क्या है कि आप जब वॉश करोगे उसको तो बाद में उसका टोन चेंज हो जाएगा, क्योंकि मान लो उसमें से दो कलर में से एक कलर निकल जाएगा, एक कलर ज्यादा निकलेगा एक कम निकलेगा, तो वो जो जो कलर हमें चाहिए था उसकी जगह कोई दूसरा ही कलर बन जाएगा उधर। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज है व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग मिक्स्ड शेड, यानी जिसमें आप दो अलग अलग कलर मिक्स करके एक तीसरा कलर प्रोड्यूस कर रहे हो, वहां पर कंपेटिबिलिटी ऑफ डाइज शुड बी देयर। इसलिए जनरली एक ही कंपनी की डाइज लेते हैं, जब आप मिक्स कर रहे हो ना तो एक ही कंपनी का डाई लेते हैं दोनों, क्योंकि उसमें सिमिलर प्रॉपर्टी होगा। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ डाई, क्या है मतलब डाई कपड़े पे कैसे जाके पहुंचती है। तो उसके 3 स्टेप हैं। एक है एडजॉर्प्शन ऑफ डाई स्टेप ऑन फाइबर सरफेस। एडजॉर्प्शन मतलब है कि पानी से डाई स्टेप फैब्रिक की सरफेस पे डाई पार्टिकल जाके चिपकेगा सरफेस पे। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में फर्क है। ए डी वाला है ना एडजॉर्प्शन, इसका मतलब है सरफेस पे। ए बी वाला है मतलब कोर में अंदर। मैकेनिज्म ऑफ डाई में फर्स्ट स्टेप होता है इसमें एडजॉर्प्शन, सरफेस पे जाके आपका डाई पार्टिकल स्टिक होगा। उसके बाद डिफ्यूजन ऑफ डाई स्टेप थ्रू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द फाइबर, सरफेस से फिर वो फाइबर के स्ट्रक्चर में अंदर पेनिट्रेट करेगा, अंदर जाएगा फाइबर से। फिर थर्ड स्टेप है आपका फिक्सेशन ऑफ डाई मॉलिक्यूल इनसाइड द फाइबर, जो डाई पार्टिकल कपड़े में अंदर गया है, फैब्रिक उसमें फाइबर में अंदर गया है, वो वहीं पर फिक्स होना चाहिए। इट शुड नॉट कम आउट फ्रॉम दैट, वो वहां से बाहर नहीं आना चाहिए। तो मैकेनिज्म ऑफ डाई के तीनों स्टेप, लेकिन ये तीनों स्टेप का सीक्वेंस यही रहेगा। सीक्वेंस मतलब पहले सरफेस पे जाएगा, सरफेस से आपके फाइबर कोर में जाएगा, कोर से में आके आपका वो वहां पर फिक्स हो जाना चाहिए डाई मॉलिक्यूल। तो ये मैकेनिज्म ऑफ डाइंग कहलाता है। ये डायग्राम से आप लोग समझ सकते सर हो। अक्सर एक प्रॉब्लम आती है, जैसे ये आप बता रहे थे अभी कलर मिक्सिंग का 2 कलर से बनता है। जैसे हमारा एक शेड है नेवी शेड, उसका जो स्टैंडर्ड तो रेड टोन पे है, रेडिश टोन पे। अच्छा। और जो अगर मील से हम कराते हैं जैसे ब्लूअर आ रहा होता है, तो उस कंडीशन में हमें क्या एडवाइस देनी चाहिए उसको इसमें? तो आप लोग क्या मिक्स करके बनाते हो ना, वो शेड मिक्स करके दो अलग अलग शेड प्रोड्यूस करके बनाते हो या रेडीमेड आता है? जैसे सपोज दैट नेवी स्टैंडर्ड है मेरे पास, वो रेडिश टोन पे है। हाँ। और जो मील से हम स्टैंडर्ड मंगवा रहे हैं अप्रूवल के लिए, वो ब्लूअर आ रहा है, ब्लूअर।
अच्छा, तो उसको रेडिश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो वो तो रेडिश ब्लूअर होना होना क्या चाहिए आपका, रेडिश ही होना चाहिए, आपका ये कहना है? रेडिश टोन होना चाहिए। तो नहीं, वो उसका तो मेरे हिसाब से कोई सॉल्यूशन है नहीं, वो तो आपको डाइंग, जब डाइंग कर रहे हो ना आप, तभी देखना पड़ेगा ये शेड मैचिंग। अगर हम ये कहें कि हम उसमें कोई रेड कलर मिक्स करके रेडिश टोन ला दें, तो वो प्रॉब्लम नहीं सर है, वो नहीं यही होगा। आती है, जैसे कि मैं कोई यार्न डाइंग में भेजता हूँ ना, हम्म मैं उसको स्टैंडर्ड देता हूँ रेडिश टोन का, हम्म वो आता है ब्लूअर टोन का, हाँ, वो 2-3 बार मोस्टली नेवी शेड में ज्यादा प्रॉब्लम आती है। हम्म। उसमें 2-3 बार वो बार-बार वो होता है, अगर रेड की बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में क्या होता है कि हम शेड पे आ जाता है नेवी शेड, तो उसमें थोड़ा सा हमको फिक्सर करना होता है। जैसे रेड टोन का आता है, एक फिक्सर आता है एचसीएफ, अच्छा, जी एचसीएफ से भी थोड़ा उसको रेडर कर सकते हैं। ये होगा, ये इसका वो तो डायर को पता ही होता है, बट वो ऐसा नहीं है कि छोटी मील है श्री सिद्धि बनाए, बट वो बार बार एक ही चीज को रिपीट करता रहता है, वो आती ही नहीं है उससे ड्राइंग। कलर कंपोजिशन में रेड मिलानी पड़ेगी, उसमें थोड़ा बड़ा आगे है जो नहीं, कलर नहीं, कम्युनिकेशन नहीं, करेंगे ना जब। मुझे नहीं लग रहा कलर कंपोजिशन में रेड मिलाने से होगा। नहीं ऐसा नहीं सर, वो नहीं, नेवी शेड में हमेशा ऐसा होता है कि हम कलर का एडिशन डाल देते हैं, हमको सैंपल देखते हैं, शेड सही लगता है, लेकिन फाइनल होने पे वो पोजीशन आ जाती है उसकी, दोबारा से ब्लूअर हो जाता है वो। फाइनल होने ऐसे में पे हमको तो प्रॉब्लम आती है, वो होता है। फाइनलाइज जब करते हैं उसी टाइम पे वो बिल्कुल हो जाता है। हाँ, तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको ढूंढ नेवी शेड अगर नेवी शेड जो बनता है ना, वो बनता है ब्लू, रेड और ब्लैक की, ब्लैक हल्का सा ब्लैक मिक्स करने से, तब वो नेवी बनता है। रेड की क्वांटिटी अगर आप ज्यादा कर दोगे तो वो रेडिश टोन में आएगा, मगर ब्लैक और नेवी के लिए ब्लैक हल्का सा टोन के लिए मिलाना पड़ता है, जिससे कि वो उसका डार्कर भी लगे। वो ब्लूअर भी ये आएगा। करके देखो। हाँ जी, वो ब्लू भी कलर मिक्सिंग में ही है। जब फाइनलाइज ऑप्शन जो आता है ना, तो वो फिर वो ब्लूअर ही हो जाता है। वो आप बहुत उसको ज्यादा प्रॉब्लम रेडी क्वांटिटी बढ़ा दो। तो रेड की क्वांटिटी रेड बढ़ा के की देख सकते जो स्टैंडर्ड होता है वो इंपोर्टेड होता है। रेड की डाइंग कौन सी क्वांटिटी कर रहे हो? बढ़ा दोगे तो फिर अच्छा है। हैं। रेड की हरिओम क्वांटिटी डाइंग कौन सी हो रही है? हेलो, हरिओम में कह रहा था डाइंग कौन सी है? डाइस कौन सी यूज कर रहे हैं, मतलब अरे वैट होती है, रिएक्टिव होती है, कौन सी वाली डाइस है? रिएक्टिव डाइंग है कि पिगमेंट है कि सल्फर है, क्या है, कौन सी डाइज है? नहीं पता है मेरे को, यार्न डाइंग कराते हैं, कौन डाइंग जो होती है। अच्छा, कौन डाइंग तो फिर वो होगा हमारा, उसमें पिगमेंट होगा बेसिकली मैक्सिमम। तो कौन डाइंग में पिगमेंट नहीं होता, पिगमेंट फैब्रिक डाइंग करते हैं। पिगमेंट रिएक्टिव ही होगा। रिएक्टिव होगा, वेट भी हो सकता है, पर रिएक्टिव के चांसेस ज्यादा है। पिगमेंट वो ये कलर कम्युनिकेशन जो कंपोजिशन में होगा जो होगा, ये जो है ना, ये जो बोल रहे हो ना, ये ट्रायल एंड एरर मेथड से होगा। ये आपके अलग अलग कलर कंपोजिशन ट्राई करके आप एक पर्टिकुलर रेसिपी बना सकते हो लैब में पहले, ठीक है, अलग अलग। भाई एक्चुअली बाकी कलर में ये प्रॉब्लम नहीं आती, मोस्टली नेवी कलर, क्योंकि ये मिक्सिंग ऑफ कलर है ना, इसलिए प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, क्योंकि इसमें आप 3-4 कलर मिक्स कर रहे हो, इसलिए है। तो ये आपको ट्रायल एंड एरर पे करना पड़ेगा और डाई कंपेटिबिलिटी भी देखनी पड़ेगी। नहीं सर, इसमें ना सुनो, इसमें ये भी हो सकता है कि आपका जो रेड जो कलर है वो कंपेटिबल, डाई कंपेटिबिलिटी नहीं हो, सेम कंपनी की डाई नहीं हो, तो इसलिए क्या है कि जो फास्टनेस प्रॉपर्टी है ना, वो हो सकता है रेड की कम हो और आपके बाकी कलर्स की ज्यादा हो, तो वॉशिंग करते टाइम आपका रेड निकल जा रहा है, ठीक है, इस वजह से वो आपको ब्लूअर टोन हो रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी है, पड़ता है थोड़ा। हाँ, यही होता है सर, बिल्कुल। तो ये अगर हमने 7 पीएच के नीचे रखा, अगर 5 पीएच रखा तो रेड टोन ही पकड़ेगा नेवी शेड हमेशा। ये एक रीजन हो सकता है कि आपका शेड में अगर हम 7 पीएच के नीचे रखेंगे, 6 या 5 रखेंगे तो ये येलो टोन पकड़ेगा। पीएच तो आप कौन सा डाई कर रहे हो? नहीं, आप पीएच 7 से कम कैसे, रिएक्टिव डाई में थोड़ी 7 से कम पीएच रख लोगे आप, ठीक। वो तो पीएच की वजह से रेड टोन आप बोल रहे हो, पीएच आपका जैसे कम होता है तो ऑटोमेटिकली पिंक और रेड कलर जाता है, लेकिन ये रिएक्टिव डाई तो आपको हायर पीएच पे करनी होती है ना, अल्कलाइन पीएच पे होती है। तो इसमें रीजन यही हो सकता है कि जो आपका फास्टनेस प्रॉपर्टी है वो रेड का और बाकी कलर्स का मैच नहीं हो रहा है, तो आप वॉश कर रहे हो आप तो रेड कलर निकल जाता है, ठीक है, इसलिए वो फाइनल जो आपका जो है वो ब्लूअर टोन में आ रहा है। तो ये आप ये आप एक बार चेक कर सकते हो कि वो फास्टनेस प्रॉपर्टी दोनों का, उसमें क्या चेक कैसे करोगे कि दोनों को सेपरेट डाई करके देख लो एक बार एक फैब्रिक,
ठीक है, दोनों को सेपरेट, रेड वाले को और ब्लू वाले को, जो भी आपके रेस्ट ऑफ द कलर, सबको सेपरेट करके और उनका फास्टनेस एक बार चेक कर लो कि रेटिंग बराबर आ रहा है तीनों का या नहीं आ रहा। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो एक बार। कलर कंपोजिशन में रेड बढ़ाना ही पड़ेगा, थोड़ा सा रेड गलती ही है बाद में एक्चुअली, नेवी शेड के अंदर जो रेड यूज करे वो थोड़ा ज्यादा ही वॉश आउट हो जाता है वो। हम तो वही है ना, तो वो सर, उसका मतलब सर, फास्टनेस, वो जो मिल चला रहा है बंदा ऐसे ही नहीं चला रहा है, उसको भी पता होता है, बट वो 4-4 बार 5 बार एक्सरसाइज कर रहा होता है, ऐसा तो नहीं है उसका लॉस होता है वो। नहीं, ये हो सकता है, लेकिन ये क्या कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए। नहीं, आपको हो सकता है कि ये चीज पता भी हो कि भाई उसमें निकल जाता है, लेकिन आप ये उसमें क्या, इन दैट केस क्या करोगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आप सजेस्ट कर सकते हो कि तीनों जितने भी कलर आप डाई कर रहे हो, चेक करना पड़ेगा सर, सबको सेपरेट डाई करो और उनका फास्टनेस कंपेटिबिलिटी चेक करो कि तीनों का फास्टनेस बराबर है या नहीं है। अगर फास्टनेस बराबर नहीं है तो आप वो जो रेड कलर है उसको रिप्लेस करके उसके इक्वल फास्टनेस वाला रेड डाई मंगाओ। ठीक है, तब जाके आप, क्योंकि इसमें के पीछे यही कारण हो सकता है। तो ये लैब में काम है, ज्यादा देर का काम भी नहीं है, ये आप डाई करो तीनों अलग अलग कपड़े पे और चेक कर लो। ठीक है, हाँ, तो ट्रायल करके देख लेंगे ना, उससे पता चल जाएगा। सेपरेट करके सबको अलग अलग कंपोनेंट, 4 कलर है तो चारों को अलग अलग उस पे डाई करके देख लो व्हाइट फैब्रिक पे। ओके सर, ओके सर। तो आपके जो एडजॉर्प्शन, डिफ्यूजन एंड फिक्सेशन, तो एडजॉर्प्शन मतलब सरफेस पे है और आपका डिफ्यूजन मतलब कोर में, और फिक्सेशन वो कोर से बाहर नहीं आना चाहिए। तो हम फॉर एक एग्जांपल कि ये आपका फाइबर है, तो ये सरफेस पे डाई मॉलिक्यूल है, ये ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, तो ये पहले भी सरफेस में है, बट आफ्टर डाइंग दे शुड गो इनटू द कोर सेंटर ऑफ द फाइबर। तो जब हम धागे को या फाइबर को कट करके देखते हैं ना, तो वो ऐसे देखना चाहिए, मतलब जो कलर है ना अंदर इसमें, ये देखना चाहिए। अब ये जो हमारा ये डायग्राम ये दिखा रहा है कि सिर्फ सरफेस पे कलर है यहाँ, तो इसको बोलते हैं हम रिंग डाइंग। ठीक है, जो जिसमें आपका कलर अंदर पेनिट्रेट कंप्लीटली नहीं करता है, सिर्फ सरफेस पे होता है, उसको बोलते हैं हम रिंग डाइंग। ठीक है, अब ये हम रिंग डाइंग एक प्रोडक्ट में जानबूझ के करते हैं, किसमें करते हैं, किसी को आइडिया है? किस फैब्रिक में रिंग डाइंग ही करते हैं हम? डेनिम देखा आपने, डेनिम जीन्स? हाँ जी सर। जीन्स में रिंग डाइंग ही होती है। जीन्स में हम डाइंग ऐसी करते हैं कि वो सरफेस पे ही रहे, अंदर नहीं जाए। क्यों करते हैं, उसके पीछे कारण क्या है? बाद में वॉश आउट कर, हाँ, वॉश आउट करना होता है हमें, क्योंकि हम वॉशिंग करते हैं ना, डेनिम वॉशिंग होती है ना, कि आप कलर रिमूव करते हो ऊपर सरफेस पे से, तो अगर वो अंदर चला गया कलर, तो फिर आप कलर रिमूव नहीं कर सकते उसमें से। तो इसमें हम डेनिम में जानबूझ के हम रिंग डाइंग करते हैं हमेशा। सर, और कोई सी डाइंग करनी हो तो और कोई सी डाइंग नहीं होगी क्या, जैसे डेनिम में आपने बताया? नहीं, पिगमेंट भी कर सकते। रिंग डाइंग तो मतलब एक प्रोसेस है कि रिंग डाइंग मतलब हम डाई जो करते हैं वो सरफेस पे ही रहनी चाहिए, अंदर पेनिट्रेट नहीं करनी चाहिए कंप्लीटली। मतलब एक लिमिट, जैसे ये धागा है ना, ये धागा है मान लो, तो इसमें डेप्थ का फर्क पड़ जाता है। कई बार बिल्कुल सरफेस पे, कई बार हो सकता है कि और थोड़ा अंदर तक जाए, कुछ और उससे थोड़ा और अंदर तक जाए। तो ये सब हम पीएच के थ्रू मेंटेन करते हैं, क्योंकि वो उस पे वेट डाई है वो करते हैं, तो जैसे जैसे आप पीएच बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वो डाई अंदर आती जाएगी। ठीक, तो हम उसके हिसाब से पीएच रखते हैं कि हमें कितने अंदर तक हमें डाई करनी है सरफेस पे भी, और कितना अंदर वो फाइबर में पेनिट्रेट करे। तो ये ऑल डिपेंड्स ऑन पीएच कि हम पीएच क्या मेंटेन कर रहे हैं। उससे ये कंट्रोल करके किया जाता है कि भाई सरफेस पे ही रहेगी तो सरफेस पे कितने अंदर तक रहेगी। तो आप डेनिम वो भी कर सकते हो, नॉर्मल डाइंग भी कर सकते हो डेनिम पे, पर जहां आपको डेनिम वॉशिंग करनी है, यानी ये जो व्हाइट वाला जो गारमेंट पे इफेक्ट लाना है ना, वहां पर हम ये रिंग डाइंग ही करते हैं। तो ये है डाइज, जो कौन कौन सी डाइज कौन कौन से फाइबर के पैक की जा सकती है, एफिनिटी जिस पे होती है। तो ये आप देख सकते हो, उसमें ये फाइबर दिए हुए हैं आपके, कॉटन एंड विस्कोस। रेयॉन्स मतलब आपका विस्कोस ही है, सेलुलोजिक है, सेलुलोज एसीटेट प्रोटीन फाइबर्स में आ जाएंगे आपके, वूल और सिल्क। ठीक है, नायलॉन्स, ये पॉलिस्टर हैं आपके, पॉलिस्टर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, एक्रिलिक और मोडा एक्रिलिक फाइबर। तो ये जो ऊपर वाले 5-6 डाई है ये कॉटन पे होती हैं, जिसमें आपका डायरेक्ट डाई है, रिएक्टिव डाई है। रिएक्टिव डाई कॉटन के अलावा आपके वूल पे हो सकती है, सिल्क पे हो सकती है और नायलॉन पे भी हो सकती है।
एजोइक डाई कॉटन पे ही होती है, वेट डाई आपके कॉटन पे होती है। सोल्यूबलाइज वेट का ही एक फॉर्म है, होती वेट डाई है, बस वो सोल्यूबलाइज फॉर्म में आती है, यानी पानी में घोल सकते हो आप इसको। वो भी आपके कॉटन और विस्कोस, जो भी जितनी भी डाइज कॉटन पे होंगी वो सारी विस्कोस पे होती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। जितनी भी डाइज कॉटन पे हैं वो विस्कोस पे भी होंगी। सल्फर डाई भी आपकी विस्कोस पे एजोइक सर, बोलिए। एजोइक डाई जो है, एजोइक डाई और वेट डाई में तो इसमें नहीं है। क्या एजोइक और वेट डाई हाँ हाँ जो प्रोटीन फाइबर में, इसमें तो टिक नहीं है सर। नहीं होती प्रोटीन में नहीं होती, वो इसलिए नहीं होती। वेट डाई जैसे आप पीएच ज्यादा रखना पड़ता है ना, वेट डाई प्रोटीन फाइबर से एफिनिटी नहीं होता है वो से। ये सिर्फ कॉटन की है, डायरेक्ट रिएक्टिव एजोइक वेट और सल्फर, ये सिर्फ कॉटन की होती है। ओके, अब प्रोटीन फाइबर पे हम जैसे ये भी कर सकते हैं, रिएक्टिव डाई भी करते हैं ना प्रोटीन फाइबर पे, तो उसका पीएच उतना नहीं रखते, कम रखते हैं, 7-8 के आसपास ही रखते हैं, क्योंकि आपने पीएच जो हम कॉटन में रिएक्टिव डाई में जो पीएच रखते हैं वो प्रोटीन फाइबर के केस में वो उतना पीएच नहीं रखते हैं, क्योंकि उतने में उसका स्ट्रेंथ लॉस हो जाएगा। प्रोटीन फाइबर जितने भी हैं, वूल और सिल्क, वो एल्कली पीएच में उनका कोई भी प्रोसेस नहीं कर सकते आप ज्यादा। स्लाइट एल्कलाइन रख सकते हो, पर ऐसा नहीं कि 10 पीएच ले गए आप, 11 पीएच ले गए, वो नहीं ले सकते आप, उसका स्ट्रेंथ लॉस होता है। सर। जैसे कॉटन का एसिड में स्ट्रेंथ लॉस होता है ना, कॉटन को हम एसिड से ट्रीटमेंट करते हैं तो स्ट्रेंथ लॉस होता है कॉटन का, वैसे ही प्रोटीन का एल्कली में स्ट्रेंथ लॉस होता है। इसके अलावा मेटल कॉम्प्लेक्स का ही है। हाँ हाँ सर, हाँ बोलिए सर जैसे कि हम डेनियम की जीन्स ले रहे हैं शॉप से, तो उनका जो कलर होता है वो ही क्यों उतरता है? मतलब ऐसी कोई जीन्स नहीं होती जिसका कलर ही ना उतरे, मतलब सबका ही होता है वो जानबूझ के, जबकि ये जीन्स टेस्टिंग होके आती है, मतलब कभी मार्केट में आती होंगी, ऐसा तो जरूर ऐसा तो नहीं है ना। मैं बताऊं, जिसको आप डिसएडवांटेज समझ रहे हो ना कि उसका कलर उतरता है, ये उसमें खराबी है, ये उसमें खराबी नहीं है। जीन्स पॉपुलर इसलिए हुआ था क्योंकि उसका कलर निकलता है, उसको जानबूझ के बनाया जाता है ऐसा। कारण क्या है कि जब आप जीन्स धोगे ना तो आपको हर बार एक नया कलर आएगा उसमें। तो जीन्स जो पॉपुलर जीन्स हुआ था वो इसी प्रॉपर्टी की वजह से हुआ था कि उसका कलर निकलना चाहिए जीन्स का। तो ये एडवांटेज है ना कि डिसएडवांटेज, और जीन्स इज नोन फॉर ओनली दैट, इसीलिए जीन्स ज्यादा फेमस हुआ था। और इसीलिए उसमें रिंग डाइंग करते हैं। रिंग डाइंग जो बता रहा हूँ ना सरफेस वाला, वो इसलिए करते हैं ताकि हर बार आप धो जीन्स तो उसका कलर निकले। क्योंकि अगर आप उसका कंप्लीट डाइंग कर दोगे तो कलर निकलेगा नहीं और फिर वो आपका नॉर्मल फैब्रिक हो जाएगा। तो जीन्स पॉपुलर इसीलिए हुआ था कि हर बार वॉश करने पे आपका थोड़ा कलर निकलता है और आपको ऐसा लगता है कि आपने नया जीन्स लिया है, ठीक। तो वो जानबूझ के किया जाता है ऐसा, इसलिए सब जीन्स का कलर निकलता है, कोई सा ही ब्रांड ले लो आप, ठीक है। तो ऐसी आपके बेसिक डाई भी होता है एक, बेसिक डाई आप प्रोटीन फाइबर पे कर सकते हो। ये अल्कलाइन पीएच में होता है बेसिक डाई, इसलिए इसको कैटानिक या बेसिक डाई बोलते हैं। दिस इज सूटेबल है। और डिस्पर्स डाई है आपके, एसिड डाई का भी दिया होगा, एसिड डाई भी प्रोटीन फाइबर पे होता है। तो एसिड डाई सबसे ज्यादा करते हैं हम वूल और सिल्क पे, क्यों? क्योंकि एसिडिक पीएच में होता है तो स्ट्रेंथ लॉस नहीं होता वूल और सिल्क के केस में। वूल और सिल्क में स्ट्रेंथ लॉस होगा एल्कलाइन पीएच में। डिस्पर्स डाई जो है ये आप नायलॉन पे कर सकते हो, इस पे कर सकते हो, पॉलिस्टर पे और एक्रिलिक, तीनों पे होती है, ठीक। तो ये स्लाइड आपको कौन सी डाई किस किस फाइबर पे की जा सकती है वो आपको बताएगी, ठीक। जैसे इसमें कई चीजें लिखी हुई हैं कि भाई हमने बेसिक डाई भी प्रोटीन फाइबर पे की जा सकती है, लेकिन इसमें क्या है, हम प्रेफरेंस रहता है, कर तो सकते हो आप, लेकिन हम करते नहीं है यूजुअली, क्योंकि किसी किसी प्रोसेस में डिफिकल्टी आती है। मेन आपका सेलुलोज फाइबर का है, कॉटन और विस्कोस, तो उसमें आपके डायरेक्ट रिएक्टिव एजोइक वेट, सोल्यूबलाइज्ड वेट, सल्फर, ये सब आपके कॉटन पे होता है। तो पिगमेंट की बात करते हैं, तो पिगमेंट आप सब फाइबर पे कर सकते हो, ठीक है। पिगमेंट डाइंग अगर हम बोले तो वो आप वो कोई भी फाइबर हो, ब्लेंड हो, कुछ भी हो, सब पे हो जाता है। तो ये तो हम बता दिए आपको। ये है जैसे इसको रिंग डाइंग बोलते हैं। इस मान लो रेड कलर किया तो ये धागा है आपका, तो ये सरफेस पर रहेगा रिंग डाइंग, और ये आपका विद गुड पेनिट्रेशन यानी कंप्लीट डाइड जो होता है। तो ये वाला डाई है, ये हम करते हैं जीन्स में, डेनिम में। नॉर्मल फैब्रिक्स में हम ये डाई करते हैं, इसलिए नॉर्मल फैब्रिक्स का कलर निकलता नहीं है और डेनिम का निकलता है। इसलिए डेनिम वॉशिंग करते हैं ना तो इसको रब करते हैं। आपने देखा किसी ने डेनिम की इंडस्ट्री देखी है?
जी सर, मैं डेनिम इंडस्ट्री में ही हूँ। हाँ, तो आपने देखा ना वो आप रेग माल से ऐसे घिसते हैं सरफेस को। हाँ जी, स्क्रैपिंग बोलते हैं। स्क्रैपिंग, हाँ, कई बार वो ब्लीचिंग एजेंट भी लगा के करते हैं। पीपी स्प्रे, हाँ पीपी स्प्रे हो पीपी गया, स्प्रे, स्क्रैपिंग हाँ होती है, हाँ, बहुत सारे है, बहुत सारे वॉशिंग ये के ड्राई मेथड हैं। प्रोसेस होती है सारा। हाँ, बहुत सारे में। तो उसमें क्या होता है कि आपका ऊपर का सरफेस का कलर निकल जाता है, इसलिए वो व्हाइट ने अंदर का व्हाइट वाला थोड़ा दिखने लग जाता है। इसलिए पर्टिकुलर हिस्से से हम स्क्रैपिंग करके वो कलर रिमूव कर देते हैं, या फिर पीपी स्प्रे करके बाय यूजिंग ब्लीचिंग केमिकल, पीपी ब्लीचिंग केमिकल, तो वो भी सरफेस वो से। फैब्रिक स्टेज में तो प्लेन ही रहता है, जितने भी डिजाइन चाहिए होता है सारे डिजाइन जो है वो गारमेंट में आएगी। हाँ, फैब्रिक में तो आप कैसे गारमेंट बनने के बाद, गारमेंट में आपको यहाँ भाई थाइज के ऊपर से कलर निकालना है या कहाँ से कलर रिमूव करना है, वो ये सब प्रोसेस होता है। अब हम आपको थोड़ा डायरेक्ट डाई से स्टार्ट कर देते हैं। डाइंग की मशीन है ये, तो नॉर्मल वाली मशीन है, ये हम एक बार बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट डाई पे आ जाते हैं हम अब, ठीक। तो डायरेक्ट डाई ये होती किस पे, कॉटन और विस्कोस पे कर सकते हो आप। दीज आर कॉल्ड एज सब्सटेंटिव डाइज, और ये क्या है, इनका एफिनिटी होता है सेलुलोज फाइबर की तरफ, मतलब सेलुलोज फाइबर पे जाके ये काम करती हैं, और ये सेलुलोज फाइबर पे जाके चिपकेगी, मूवमेंट इसका फ्रॉम वाटर टू फाइबर होगा, ठीक है। Have direct affinity for cellulose fiber when applied in aqueous solution, मतलब पानी में घुल जाती है ये, पहली बात तो ये soluble है, पानी में घोलोगे और कपड़ा डालोगे तो ये पानी में से कपड़े पे अपने आप चली जाएगी। केमिकली इट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड होता है। तो एजो ग्रुप होता है इसमें मेन, जो क्रोमोफोर मतलब जो कलर जो देगा वो आपका एजो ग्रुप मेनली इसमें कलर देगा। तो इसको केमिकली हम DSO3Na बोलते हैं। अब इसमें बहुत सारी डाइज हैं। डायरेक्ट डाई मतलब ऐसा नहीं है, ये सबका केमिकल स्ट्रक्चर अलग होता है, सबका वो रिएक्टिव ग्रुप भी अलग हो सकता है। सर हाँ बोलिए। हेलो, और इसमें डायरेक्ट डाई में कॉमन सॉल्ट ही यूज किया जाता है ना एब्जॉर्बेंस के लिए। हाँ, कॉमन सॉल्ट है। तो डायरेक्ट डाई सॉल्युबल है पानी में, हैव एफिनिटी फॉर सेलुलोज, और वूल पे भी आप ये कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत वूल पे भी ये हो जाता है। हम तो सर सिल्क में भी करते हैं। सिल्क पे भी कर सकते हो आप, लेकिन वो जो भी करते हैं जैसे टोनिंग के लिए, टोनिंग के लिए जो हल्के फुल्के करनी होती है। हाँ, टोनिंग के लिए जो है वो ब्रिलियंस ही नहीं आएगी वूल और सिल्क में। कलर वैल्यू जो ब्रिलियंट कलर आता है ना, शाइनिंग जो आती है वो इससे नहीं आएगी, वो ऐसे डाई से नहीं आएगी, वो नहीं आती है। वो ऐसे वो नहीं आती है, बट हाँ टोन वगैरह मैच करने के लिए डायरेक्ट डाई यूज करते हैं हर फाइबर में। हाँ, वो है, वो उसके लिए आप कर सकते हो। अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है डायरेक्ट डाई में? प्रॉपर्टी तो बताइए, वाटर सोल्यूबल है, एफिनिटी आपका फाइबर के प्रति है, और ये क्या डायरेक्टली आप पानी में घोलो और डाई कर दो, ऐसा सिस्टम है इसका। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये क्योंकि वाटर सोल्यूबल है इसलिए इट हैज पुअर वॉश फास्टनेस, मतलब वॉशिंग फास्टनेस की कम है, इसलिए आपको इसको आफ्टर ट्रीटमेंट दिखाई देने पड़ते हैं वॉशिंग फास्टनेस इंप्रूव करने के लिए, मतलब फिक्सर वगैरह यूज करना पड़ता है इसमें डाई को फिक्स करने के लिए। नहीं तो डाई पानी में जब आप वॉश करोगे तो बहुत निकल जाएगा। हाँ, लाइट फास्टनेस भी बहुत पुअर होती है इसकी। तो यूजुअली ये हम कहाँ यूज करते हैं डायरेक्ट डाई? जो भी प्रोडक्ट सस्ते होते हैं ना, मतलब बहुत ही चीप प्रोडक्ट जो होते हैं उसमें, शर्ट वगैरह पे नहीं होता है ये, गारमेंट्स में यूज नहीं करते हैं डायरेक्ट। आप बेड शीट में कर सकते हो, बट और जिसको हम कम धोते हैं, जो ऐसा फैब्रिक जिसको धोना कम पड़े आपको, मतलब फ्रीक्वेंटली नहीं दो, जैसे मान लो सर डायरेक्ट डाई की एक दिक्कत और आती है। वो किस वजह से आती है? जैसे सनलाइट पड़ते हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट पड़ते ही वहां पे जैसे थोड़ा लॉन्ग टाइम तक अल्ट्रावायलेट पड़ लिया तो वहां पे वो कलर निकल जाती है। वो लाइट फास्टनेस भी पुअर होता है ना उसका। हाँ, कलर और भी निकलता है, जैसे रिएक्टिव का भी निकलता है। हाँ, रिएक्टिव का भी निकलेगा, लेकिन वो सबसे अच्छा आपको इसका डायरेक्ट डाई का कुछ ज्यादा है। डायरेक्ट का पानी से भी निकलेगा और लाइट से भी निकलेगा।
ठीक, तो उसको इम्प्रूव कर सकते हो आप। उसके लिए एक है, आप मैं बताऊंगा आपको आगे क्या उस एक आफ्टर ट्रीटमेंट करना होता है उसके लिए। ठीक, वो आपके ये पोटेशियम डाइक्रोमेट या कुछ ऐसा है, उससे ट्रीटमेंट करना पड़ता है, वो लाइट फास्टनेस उससे इम्प्रूव होती है। बताऊंगा मैं आगे आएगा। तो मैकेनिज्म ऑफ डाइंग करते कैसे हैं, वो क्या है कि आप, ये तो वैसे ही होता है, एडिशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट हम इसमें डालते ही हैं। सॉल्ट काम कैसे करता है मैंने आपको उस दिन बताया था कि वो ब्रेक हो जाता है Na+Cl- में। हाँ जी सर। ठीक, ये वही बताया हुआ, ये जो मैंने आपको उस दिन एक्सप्लेन किया वही बताया हुआ कि सॉल्ट कैसे काम करता है। तो जैसे जैसे सॉल्ट आप ऐड करोगे वैसे वैसे एग्जॉशन परसेंटेज आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन एक टाइम के बाद एग्जॉशन आपका, जैसे ये दिखा रहा है ना, ये दिखा रहा है कि सॉल्ट और एग्जॉशन परसेंटेज का ग्राफ, जैसे जैसे आप सॉल्ट डाल रहे हो वैसे वैसे एग्जॉशन बढ़ रहा है, लेकिन एक जगह पे आके एग्जॉशन कॉन्सिस्टेंट हो जाता है कि उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। मतलब 70% है, 70% से ज्यादा एग्जॉशन होगा ही नहीं। हालांकि डायरेक्ट डाई में 70% भी नहीं होता है, कम होता है इसमें। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ही आपका एग्जॉशन होता है। ये बॉइलिंग टेम्परेचर पे करते हैं हम, ठीक है, डायरेक्ट डाई। बॉइलिंग टेम्परेचर में सर? हाँ हाँ हाँ, बॉइलिंग पे करते हैं। ये तो सर 40 to 60 के बीच में ही हो जाता है। ना ना ना, डायरेक्ट नहीं होगा, फिर वो कुछ और होगा। 40 to 60 पे नहीं नहीं, होता डायरेक्ट। वो रिएक्टिव होती है, एक दूसरी रिएक्टिव आती है जिसको बोलते हैं विनाइल सल्फोन डाई। ठीक है, रिएक्टिव डाई में क्या, 3 तरह की रिएक्टिव डाई होती है। कोल्ड ब्रांड होती है, एक हॉट ब्रांड होती है, एक होती है HE ब्रांड यानी हाईली एग्जॉस्टिव, या उसको बोलते हैं विनाइल सल्फोन। जो विनाइल सल्फोन है ना, वो होती है आपके इस पे 60 डिग्री के आसपास। जो हॉट ब्रांड रिएक्टिव डाई है वो आपके 80 डिग्री के आसपास होगी, 80 to 90। जो कोल्ड ब्रांड रिएक्टिव डाई है वो रूम टेम्परेचर। जो तीन तरह का जो रिएक्टिव डाई है सर, ये सारे रिएक्टिव डाई में अल्कली मीडिया चाहिए ना इसको कलर? मीडियम एल्कली चाहिए, सिर्फ टेम्परेचर का डिफरेंस है। कोल्ड ब्रांड में क्या है, आप रूम टेम्परेचर पे ही कर सकते हो, कोई टेम्परेचर नहीं देना होता उसमें। और हॉट ब्रांड में आप 80 के आसपास टेम्परेचर देते हो। तो एक बीच की डाई और आती है जिसको विनाइल सल्फोन बोलते हैं। तो वो जो आप बोल रहे हो वो वाली डाई होगी विनाइल सल्फोन, जो 60 पे होती है। ओके। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो डायरेक्ट डाइंग में, वैसे वैसे आपका रेट ऑफ डाइंग भी बढ़ता है। तो इसलिए हम जो डाइंग स्टार्ट करते हैं वो रूम टेम्परेचर पे स्टार्ट करते हैं इसमें। क्योंकि आपने अगर हाई टेम्परेचर पे डाई, डायरेक्ट हाई टेम्परेचर पे फैब्रिक डाला ना पानी में, तो अनइवन डाइंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि डाई जैसे आप कपड़े को डालोगे वैसे ही वैसे डाई आपकी फैब्रिक की तरफ बहुत स्पीड से भागेगी, तो अनइवन डाइंग के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हम रूम टेम्परेचर पे स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे डाइंग को बढ़ाते हैं। ये है आपका मेन जो डाइंग का प्रोसेस है। ठीक है, हाँ। जैसे टर्काइज ऐड करते हैं हम डाई, हाँ, माइग्रेशन वाले, ये हमेशा 80 डिग्री के ऊपर ही करते हैं, क्यों? क्या टर्काइज ऐड करने की जो बात कर रहे हो आप, वो आप टोन सेट करने के लिए ऐड कर रहे होगे ना? नहीं, टर्काइज सेट करते हैं, जैसे टर्काइज ब्लू या ग्रीन सेट। इस प्रकार के सेट में हमेशा 80 डिग्री के ऊपर ही टेम्परेचर लेना पड़ता है, तब ये डाई होता है। ऐसा कौन सा डाई आता है इसका? रिएक्टिव डाई होगा। रिएक्टिव डाई में 80 डिग्री के ऊपर, जो आप लाइट कलर ले रहे हो ना, तो आप कहना क्या चाह रहे हो कि टर्काइज कलर माइग्रेशन वाला। टर्काइज तो कलर है, टर्काइज में कौन सा डाई है? टर्काइज तो ऐसे लाल पीला, तो ऐसा रेड कलर आपको डायरेक्ट डाई में भी मिलेगा, रिएक्टिव में भी मिलेगा, वेट में भी मिलेगा। नहीं, ब्लू ब्लू ब्लू। हाँ, ब्लू है ना, तो ब्लू आपको डायरेक्ट में भी मिलेगा, रिएक्टिव में भी मिलेगा और वेट में भी मिलेगा। तो आप कौन सा वाला डाई कर रहे हो? आप डायरेक्ट कर रहे हो या वेट कर रहे हो या रिएक्टिव कर रहे हो? अब 80 डिग्री पे कर रहे हो मतलब आप रिएक्टिव होने के चांसेस है उसमें। ठीक है, रिएक्टिव होगी, 80 डिग्री पे करते हैं। रिएक्टिव डाई होगी वो। तो आपका क्वेश्चन क्या है? हाँ, ये क्लास ऑफ डाई पे डिपेंड करता है, ना कि कलर पे। ठीक है, कौन सी क्लास का डाई है। अब करते किस पे हो डाई, वो ये बताओ, कौन सा फैब्रिक है? तो फैब्रिक का एंड यूज सिंगल जर्सी होजरी है ना। होजरी पे रिएक्टिव होगा। होजरी पे मोस्टली होजरी पे रिएक्टिव भी ज्यादा होता है। तो हमेशा इसी डाइस पे ही हमेशा मतलब डॉट्स या कोई प्रॉब्लम, क्रैक्स आने की प्रॉब्लम रहती है सर, ऐसा क्यों?
वो आप हाई टेम्परेचर ऐड कब कर रहे हो आप, ये है आप हाई टेम्परेचर पे ऐड कर रहे हो ना, वो टेम्परेचर 80 डिग्री पहुंचने के बाद मिक्स करते हो क्या आप डाई हैं? पानी में डाई सॉल्यूशन में पानी डाई अंदर डोजिंग स्टार्ट करते हैं, हम 80 डिग्री पे डोजिंग स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो डोजिंग जो है वो थोड़ा लोअर टेम्परेचर पे स्टार्ट करो, ये उसका सॉल्यूशन हो सकता है। एक्चुअली क्या है सर, जो ये है टर्काइज जो कलर है वो नॉर्मल जैसे 60 डिग्री के आसपास के टेम्परेचर में प्रॉपर वो जो है ना मिक्सिंग ही नहीं होता है वाटर के अंदर। उसको मिक्सिंग करने के लिए बॉयल वाटर चाहिए होता है। तो अंकित भाई जो क्वेश्चन कर रहा है कि वो जो टर्काइज जब भी डालते हैं हम उसमें टेम्परेचर हाई क्यों रखते हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना। तो वो कलर की प्रॉपर्टी, वो कलर की प्रॉपर्टी होती है। टर्काइज जो कलर है वो, हाँ वो कलर की जो होता है ना वो अपना कोल्ड टेम्परेचर में वो घुलेगा ही नहीं। घुलेगा नहीं, वो बात सही है। ये जो बोल रहे हैं इनका क्वेश्चन ये कि स्पॉट आते हैं कपड़े पे, तो इसका कारण ये हो सकता है सर, बिल्कुल हाई टेम्परेचर नहीं होगा तो स्पॉट आएगा उसका। उसके पीछे कारण ये होगा कि वो डाई पूरी घुली नहीं है। हाँ, वो मिक्सिंग नहीं हो पाती है सर, इसलिए जो है हाई टेम्परेचर में चलाता है। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि यहाँ तो आप घोलने के बाद उसको छान के तब आप यूज करें, ठीक है, फिल्टर करके। जरूरी नहीं है कि मशीन में 80 डिग्री चाहिए, मशीन में आपको 50-60 डिग्री पे भी हो जाएगा। लेकिन जब उसको मिक्सिंग जब करेंगे उस टाइम में उसको जो है अपना पूरी बॉयल टेम्परेचर में उसको मिक्सिंग करनी पड़ेगी और 2-3 बार छानना पड़ेगा उसको। उसके बाद में आप चाहे उसको कोल्ड में भी अगर डोजिंग करोगे तो भी स्पॉट नहीं आएगा। वो है तो वो आपके मेन सॉल्यूबल करने का है। डाई सॉल्यूशन जो आप प्रिपेयर कर रहे हो उस टाइम बाई स्टॉक सॉल्यूशन जो आप बना रहे हो वहाँ, उसका वो है कलर की प्रॉपर्टी होती है, वो हाई बॉयल टेम्परेचर में मिक्सिंग होती है। तो उसमें ये है कि ये जो स्पॉट आ रहा है ये इस वजह से आ रहा है कि कलर वो पूरा घुला नहीं है, मतलब कुछ पार्टिकल उसमें डिजोल्व नहीं हुए पानी में। तो ऐसे केसेस में क्या जनरली यहाँ तो फिल्टर करके हम कलर यूज कर सकते हैं। ये कभी कभी सर क्या कलर की फिनिशिंग नहीं भी आती है, लेकिन ये फैब्रिक है बाई जर्सी, इसमें क्रैक्स आ जाते हैं कभी कभी, इसी साइड में ही आता है। कौन सी मशीन यूज करते हो? मशीन पे भी डिपेंड कर सकता है कौन सी मशीन यूज करते हो। मशीन सॉफ्ट फ्लो है सर, सॉफ्ट फ्लो में तो नहीं आना चाहिए क्या? तो ये